नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर बूस्टर विद मी संदीप मानुधने। सबसे पहले आप सभी छात्रों को वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल, सेफ एंड हेल्दी 2021। प्यारे दोस्तों, पिछले साल 1 जनवरी को जब हमारी मुलाकात हुई थी तब क्या क्या सपने 2020 के लिए सबने देखे, लेकिन उस दुष्ट वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन ह्यूमैनिटी की ताकत ही यही है कि हम बहुत तेजी से आगे निकलने में सक्षम होते हैं, और वही हमने करके भी दिखाया। तो हियर वी आर ऑल होमो सेपियंस टुगेदर वंस अगेन, रेडी टू वेलकम अ ग्रेट न्यू ईयर। साथियों, मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए आज नए साल का हमारा पहला सीजन 4 हम शुरू कर रहे हैं। 3 सीजन अभी तक हो चुके हैं। आज हम सीजन 4 में पहला सेशन आपको देने वाले हैं, और जनवरी के महीने में मैं आपको 20 सेशंस दूंगा। सीजन 4 ऑफ करंट अफेयर बूस्टर, विच इज द फ्री सीरीज जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीटी एजुकेशन एचक्यू पे मिलेगी। उसमें हम आपको 20 सेशंस देंगे 31 जैन तक। ये सब बड़े यूजफुल हैं हर एग्जाम के लिए, और बहुत अच्छी इसमें आपको इंसाइट्स मिलेगी। तो सेशन को लाइक और शेयर करें, और आपको पूरा हमारा डिलीवरी कैसी लग रही है बताते चलिए। और सारे सवाल जो हम पूछेंगे वॉलंटियर्स उनको कंपाइल करते चलिए। वर्ष 2021 में हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। प्यार और सहयोग बनाए रखें, जैसा हम कहते हैं दुआओं में याद रखना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, काम शुरू करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से ही शुरुआत की जाए। भाई 2020 और 30s का डेकेड एसएनटी का है, यस और नो? एलएनटी ने एक पूरा का पूरा घर 700 स्क्वायर फीट में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, बना के तैयार कर दिया है। हमने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर पहले आपके साथ बहुत बात की। क्या होती है ये? देखिए, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सरल टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रिंटर होता है, और आप कोई भी ऑब्जेक्ट 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रिंट करके हाथ में ले सकते हैं। 2-4 घंटे प्रिंट होने में लगते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स को। बड़े ऑब्जेक्ट्स को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेगा। और आप दुनिया की कोई भी डिजाइन जो कंप्यूटर में बना सकते हैं वो 3D प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। ये क्रांति पिछले 10 साल में आई है। मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हूं, तो जब हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी तब ऐसी चीजों को सोच पाना भी पागलपन होता, लेकिन आज देखिए तो सच्चाई हो गई। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बाय 2040 द वर्ल्ड वुड हैव चेंज्ड इन अनइमेजिन्ड वेज। बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसे परिवर्तन आप तक सीरीज में लाते रहें। तो दोस्तों, ये कंपनी का नाम है एलएनटी। और क्या कमाल किया भैया हमारी प्यारी एलएनटी कंपनी ने? बहुत सिंपल, एलएनटी ने पूरा का पूरा 3D घर प्रिंट कर दिया 700 स्क्वायर फीट में। मटेरियल कौन सा यूज किया? स्पेशल कंक्रीट मिक्स। मतलब ये एक्चुअल कंक्रीट का घर है दादा, और इसमें आप बराबर अपनी गृहस्थी, अपना संसार बसा सकते हो। तो तुम में से जितनों की शादी हो गई है, कंक्रीट का रेडीमेड 3D प्रिंटेड घर बना के चले जाओ। और जिनकी नहीं हुई है, जल्दी से 2021 में शादी कर लो। हाँ, उसके लिए मेजर होना जरूरी है, और एक अच्छा करियर होना भी जरूरी है। एनीवे, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सारे बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके इन्होंने ये किया, और ये कह रहे हैं कि भविष्य में बहुत सस्ते और अफोर्डेबल घर प्रिंट कर करके हम बना सकेंगे। बेसिकली दिस इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मजा आया आपको? तो मेरा आज का पहला सवाल नोट करें और इसका उत्तर कमेंट थ्रेड में दें, और आप में से 2-3 बच्चे वॉलंटियर बन जाएं। जितने भी मैं 10-15 सवाल आज के सेशन में दूंगा वो सबको 1 2 3 4 करके कंपाइल करके कमेंट थ्रेड में लिख दीजिएगा। टेस्टिमोनियल लिखिए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला सवाल है, लिस्ट एटलीस्ट 5 यूज केसेस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसे हमने क्या नाम दिया? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वो किन 5 खूबसूरत तरीकों से अलग अलग जगह यूज हो सकता है, उसकी सूची बताइए। ऐसी चीजों को यूज केस कहा जाता है दोस्तों। अब हम आ गए हैं अर्थव्यवस्था की प्यारी प्यारी खबर पर। वैसे अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें बहुत प्यारी तो नहीं होती हैं, लेकिन भाई आशावान रहना यही जीवन का नियम है। 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था मोटे मोटे तौर पर 10% से सिकुड़ जाएगी। तो 2019-20 में कितनी थी दादा? 203 लाख करोड़। नॉमिनल टर्म्स में बोल रहा हूं, कांस्टेंट टर्म्स में नहीं। तो नॉमिनल टर्म्स में हमारी इकोनॉमी 203 लाख करोड़ से 10% सिकुड़ जाएगी। ऑफिशियल है।
अनऑफिशियली ये रेट इससे कहीं ज्यादा है, जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे एक्सपर्ट्स इनफॉर्मल इकोनॉमी का संदर्भ देते हुए बताते हैं। फिलहाल उसको छोड़िए, खबर यह है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी सिकुड़ गई है, तो जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनके लिए डिमांड सिकुड़ गई है। कॉन्ट्रैक्शन, टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन का अर्थ समझते हैं ना? तो अगला सवाल नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल रिसेशन एंड स्पेकुलेट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंडियन इकोनॉमी विल अंडरगो इन 2020-21। ये ऐसे सवाल हैं जो छोटे छोटे इंटरव्यू में, जीडी में, केस स्टडीज में, परीक्षाओं में आएंगे, तो उत्तर लिखिएगा, मजा आएगा। जब घरेलू मांग कम होती है और जब आपकी एक्सपोर्ट करने की क्षमता कम होती है, तो आपके इंपोर्ट्स गिर जाते हैं तेजी से। क्यों? आपकी फैक्ट्रियों को इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अब कम पड़ रही है अब, क्योंकि उनका कच्चा माल और इंटरमीडिएट गुड्स अब उतने चाहिए ही नहीं, क्योंकि फाइनल माल बनाने की डिमांड ही कम हो गई है। जब आपके इंपोर्ट्स गिरते हैं, उसका पहला मतलब होता है देश में इकोनॉमिक स्लंप आ गया। तो बहुत मजे की बात है, करंट अकाउंट सरप्लस एक्चुअली एक नकारात्मक पहलू है, सकारात्मक नहीं, अगर वो स्लंप से आया है। अगर करंट अकाउंट सरप्लस एक्सपोर्ट्स की अधिकता से आए तो वो सकारात्मक पहलू होता है। फंडा समझ में आ गया? तो मेरा अगला सवाल नोट कर लीजिए। व्हेन विल वी कंसीडर द करंट अकाउंट सरप्लस एज अ पॉजिटिव इंडिकेटर एंड व्हेन विल वी कंसीडर इट एज अ नेगेटिव इंडिकेटर? ये एक बहुत अच्छा सवाल इंटरव्यू के लिए हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अब इसका अगला सेकंड लेवल इफेक्ट क्या आ रहा है? क्योंकि सरप्लस चालू खाते में भी आ गया और पूंजी खाते में भी आ गया, जिन्होंने एक्सटर्नल अकाउंट और ट्रेड अकाउंट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से बढ़ रहे हैं, 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए। एक स्टेज के बाद भारत के लिए ये रिजर्व्स मुसीबत का कारण बनेंगे, खुशी का कारण नहीं बनेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा, जरूर बताइएगा। तो ये आप ट्रेंड देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, हम करंट अकाउंट सरप्लस में चले गए। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं हो रही है। आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। वैसे आज की खबर है, दिसंबर का जीएसटी अभी तक का सबसे अधिक वैल्यू 1,15,000 करोड़ से ज्यादा आया है। अब अचानक से दिसंबर का जीएसटी इतना कैसे बढ़ गया? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, सरकार ने बहुत सारे लीकेजेस को बंद करना शुरू किया है और बहुत सारे जीएसटी नहीं भरने वालों को, लाखों लोगों को नोटिस भेजे कि हम बंद कर रहे हैं तुम्हारा जीएसटी नंबर। तो लाखों लोगों ने रिटर्न फाइल करके पैसा भर दिया, तो ये पूरा कलेक्शन बढ़ गया, जो कि अच्छी बात है। ये तो पहले दिन से ही होना चाहिए, सभी चाहते हैं कि जीएसटी सफल हो। नहीं सफल होने से सेंटर स्टेट रिलेशन पे बहुत गहरा असर भी पड़ रहा है। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 पिलर्स। निर्मला सीतारमन मैडम अब से कुछ ही दिनों के बाद 2021-22 का बजट पेश करेंगी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। आपके सामने चुनौती यह है कि फिस्कल रिसोर्सेस है नहीं और डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत देखने लायक रहेगा कि आप आखिर कौन सी टॉप 3 चीजें कहेंगी। वैसे हाल ही में उनका एक बहुत मजेदार स्टेटमेंट मैंने सुना था कि भारत के 100 साल के इतिहास में जो बजट नहीं बना वो बजट में लेकर आने वाली हूं। मतलब भैया धमाके होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट के जनक, जो ये चाहते हैं कि भारत अपने इंपोर्ट्स कम करे, भारत एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, और एक तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति पर भारत धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अब इस पे ओपिनियन डिवाइडेड है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आधे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी के समय का ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल है, जिसके परिणाम बहुत गलत हुए थे। बाकी आधे लोग कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, हमें इंपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहिए। बीच का रास्ता भी है जिसमें लोग बोलते हैं कि बिना एक्सपोर्ट किए अल्टीमेटली आप इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि आप सब कुछ बना नहीं सकते तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। तो मेरा अगला सवाल भी नोट कर लीजिए, यहीं पे इकोनॉमी पे बहुत सवाल आ जाते हैं। प्रेजेंट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट। शक्तिकांत दास साहब ने आरबीआई को पिछले 1 साल में सरकार की फिस्कल जरूरतों के हिसाब से डवटेल कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव चल रही है। आरबीआई ने प्रैक्टिकली फिलहाल इन्फ्लेशन को टाटा गुड बाय कर दिया है। एक समय था कि इन्फ्लेशन में जरा सी बढ़त होती थी तो आरबीआई पूरी तरह से सुलग जाता था, धुआं निकलने लगता था आरबीआई की बिल्डिंग में बॉम्बे में। अब आरबीआई ने अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के नाम पर सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन नंबर्स को प्रैक्टिकली इग्नोर करना शुरू कर दिया। देखिए, सोच के देखिए, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एफआईटी पॉलिसी आई थी, कितनों ने सुना है इसके बारे में? तो कमेंट में बता दो एफआईटी क्या होती है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए, आपके सजेशंस आने दीजिए। कानून बनाकर हम एफआईटी लाए जिसका मुख्य लक्ष्य था कि 2 से 6% के बीच में सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को पकड़ के रखो।
इन्फ्लेशन तो उससे बहुत ऊपर चल रहा है, महीनों से चल रहा है। तो प्रैक्टिकली जो कानूनी रूप से मॉनेटरी पॉलिसी होनी थी वो तो अब काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है और कोशिश हो रही है कि ग्रोथ ओरिएंटेड रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ फ्रेश क्रेडिट क्रिएशन इन द बैंकिंग सिस्टम उतना हो ही नहीं रहा है। तो चुनौतियां हैं, कहने का मतलब कि अब इन तीनों के मिले जुले प्रयासों से भारत बाहर निकलेगा। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिल से, कितने लोगों को लग रहा है कि 2021 में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए? बताइए। और अगर आपको लगता है नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा वो भी बताइए। भाई लॉजिकली डिस्कस तो कर ही सकते हैं। अब फिर से साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एक बहुत मजेदार चीज पिछले 10 सालों में हुई है। लिथियम आयन बैटरीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मूल आधार होती है, उनकी कीमतें 90% डाउन हो गई है। आप देख रहे हैं, लिथियम आयन ये मेन स्ट्रीम हो चुका है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु भी होती है, और इसकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो काफी वेल एस्टैब्लिश भी हो चुकी है। और उसे वेल एस्टैब्लिश करवाने में मंगल ग्रह पे पहली कॉलोनी बनाने का सपना देखने वाले विजनरी इलॉन मस्क जैसे लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पॉपुलर बनाने में बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर लिथियम आयन बैटरीज की कीमत इतनी तेजी से गिरती है, मतलब आने वाले समय में लिथियम एज अ रिसोर्स को सिक्योर करने के लिए कंपनियों के बीच, देशों के बीच बहुत होड़ मचने वाली है। ठीक है, और सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी सबसे प्रमुख है। और इस वजह से एडॉप्शन बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट हमेशा गिरती है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में। ये पता है ना आपको? तो मैंने अभी जो बोला वो समझा देना। लिथियम आयन ही क्यों यूज होता है? पावर टू वेट रेशियो इनका बहुत जबरदस्त रहता है। मतलब 1 किलो का अगर वजन है, उस पर लिथियम आयन जितनी पावर दे सकता है उतनी दूसरी टेक्नोलॉजी सामान्यतः नहीं दे पाती है। हालांकि अब तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आ रहे हैं, 10 सालों के बाद चमत्कारी हो जाएगा, लिटरली हवा से ही पावर निकलेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल सुना है आपने? बताइएगा। आप में से कितनों ने ऑब्लिवियन मूवी देखी है? बहुत खूबसूरत मूवी है, कितनों ने देखी है बताओ भैया? ऑब्लिवियन, ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया करके आज देख लीजिएगा। और इस मूवी में एक बहुत डीप मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए, देखिएगा आपको मजा आएगा। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत शानदार मूवी है। फ्यूल सेल पे से बात हुई थी इसलिए मैंने इसका नाम लिया, बताना क्या कनेक्शन था। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत हाई है और हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ये मैं चाहता था कि आपको लिथियम के बारे में पता रहे। ये लिथियम आयन बैटरी का जो एक टिपिकल फंक्शनिंग होता है, आज का हम आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन पीडीएफ फॉर्म में दे चुके हैं। कमेंटेड देख लीजिएगा, टेस्टिमोनियल के लिंक्स भी हैं, भर दीजिएगा। टेस्टिमोनियल फॉर्मेट कैसा लग रहा है बताइएगा। एलॉन मस्क साहब 2030 के पहले पहले मंगल ग्रह पे इंसान को उतारने की घोषणा कर चुके हैं। 1 साल पहले मैं उनकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको कह सकता हूं that I am pretty certain that this man will be able to land somebody on Mars in the next 7 to 8 years। तो इसका मतलब मंगल पर और चंद्रमा पर इंसानों की पहली बस्ती, पहली आबादी, पहली कॉलोनी अगले 10 सालों में शायद बस जाएगी। 2040 के पहले तो 100% बस जाएगी। अब इसके क्या मायने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें। What would be an ideal governance structure for the first human colonies on Mars and Moon? आप समझ रहे हैं कितना गहरा सवाल मैंने पूछा है। चंद्रमा और मंगल पर इंसानों की बनने वाली पहली बस्ती के लिए एक आदर्श प्रशासनिक प्रारूप क्या होना चाहिए? मतलब दिमाग चकरा देने वाला काम है भैया ये। प्यारे दोस्तों, हमारी आकाश मिसाइलों को अब हम अपने मित्र देशों को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। यह है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको सैम कहते हैं। 25 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हवा में ही ध्वस्त कर देने वाली खतरनाक मिसाइल है आकाश। पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है भैया। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया था 30 साल पहले, और बाद में उसमें से अग्नि को अलग कर दिया क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर थी। IGMDP विश्व के सबसे सफल मिसाइल प्रोग्रामों में से एक हो गया। तो एक बार इसका फुल फॉर्म कमेंट थ्रेड में फिर से लिख दीजिएगा। हमारी स्वदेशी आकाश मिसाइल मित्र देशों को बेची जाएगी। वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीका के देश, इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। बहुत सारे ऐसे देश जो चीन से बहुत घबरा रहे हैं और चीन के आसपास हैं, वो भारत से ऐसी मिसाइलें लेना चाहते हैं।
वियतनाम भारत से ब्रह्मोस भी लेना चाहता है, लेकिन वो उसके बजट में फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन ब्रह्मोस अब एक इतनी डेडली मिसाइल बन चुकी है कि ऐसा कहते हैं कि 2 ब्रह्मोस अगर परपेंडिकुलर ऐसी आपने किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी छोड़ दी तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के 2 टुकड़े हो जाने से कोई बचा नहीं सकता है। तो इस बात पर भी अब डिबेट हो रही है कि डू वी रियली इवन नीड एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि मिसाइलें इतनी मारक क्षमता की बन चुकी हैं। $5 अरब का भारत सरकार हर साल डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाहती है। अच्छा लक्ष्य है, बहुत जरूरी है भारत को एक्सपोर्ट करना और हमारे इंपोर्ट्स को कम करना। वी आर वन ऑफ द टॉप 3 इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड। ये सैम है, आर्मी एयरक्राफ्ट दोनों के पास है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स इसको बनाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन है। सॉलिड फ्यूल है, इसमें जो ईंधन होता है सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता है। डक्ट होती हैं, इसमें जितना ऑक्सीजन जलाना है उसका केवल 20% पहले से दिया जाता है फ्यूल में, बाकी का सारा आसमान से, वातावरण से खींच के लिया जाता है, इसीलिए उसको डक्टेड कहते हैं। और रैमजेट का मतलब होता है यू रैम द एयर इनटू द जेट फॉर बर्निंग। अलग अलग प्रकार के इंजन होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और ये एक डक्टेड रैमजेट इंजन की कहानी है, किस प्रकार से वायुमंडल से जो एयर है वो अंदर जाएगी। ये डक्ट्स हैं, समझ में आए आपको? इस पर और कभी अलग से भी डेडिकेटेड सेशंस लेंगे, आप हमें बताइएगा और आप क्या क्या पढ़ना चाहेंगे। बट फिलहाल दिस इज अ डक्टेड रैमजेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आकाश भारत की शान है। जैसे आप में से जितने भी बच्चों का नाम आकाश है, आप भी भारत की शान हो। कुछ काम भी जरा वैसे कर लो। नाउ ये हम जानते ही हैं कि बहुत जल्द हमें ये परेड, शानदार परेड देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बोरिस जॉनसन साहब भी हमें देखने को मिलेंगे प्यारे प्यारे बिखरे बालों के साथ। एंड आई होप वो वैक्सीन लगा के आए भारत, क्योंकि नया वेरिएंट आ गया तो हो गया काम तमाम। आप में से कितनों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, जरा आपके चेहरे की मुस्कान तो देखूं। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक बिटकॉइन की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। कैन यू बिलीव इट? 2020 बड़ा अजीबोगरीब वर्ष रहा है। एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसका फिजिकल कोई आधार नहीं है, जैसा हम देख रहे हैं, 2020 उस बिटकॉइन के लिए मैजिक ईयर रहा। वो 4 गुना बढ़ गई। और अभी तक 13 साल के इतिहास में बिटकॉइन का जन्म ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था, जब सोवरेन करेंसीज की वैल्यू को लेके उठे सवालों के बीच में सातोशी नाकामोटो नाम के एक अज्ञात व्यक्ति, आदमी, औरत, ग्रुप, संगठन, कंपनी, किसी को नहीं पता आज तक, एक पीडीएफ आया इंटरनेट पे कि हम एक पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ला सकते हो। देखिए, उस एक अकेले पीडीएफ से जो प्लान था उस पे से क्रांति आ गई। फिर उसने जेनेसिस ब्लॉक बनाया, माइनिंग शुरू की, पहले 50 बिटकॉइन खुद को दिए वगैरह। कुल मिलाकर जितने बिटकॉइन है उनकी संख्या फिक्स्ड है। तो मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए, किस वर्ष में आखिरी बिटकॉइन की माइनिंग होगी? वो आज से तय है, बताइएगा मुझे कमेंट थ्रेड में, ठीक है? मेरा अगला सवाल नोट करें। व्हाट आर द 3 एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी लाइक द बीटीसी? बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म बीटीसी। रिपल होता है, इथीरियम होता है, बहुत सारे होते हैं। अब बिटकॉइन में ये जो ग्रोथ हुई है प्यारे दोस्तों, वो इसलिए हुई है क्योंकि 2020 में पहली बार बड़े बड़े फंड हाउसेस ने दुनिया में बिटकॉइन को गाली देने के बजाय यह बोलना शुरू किया कि बिटकॉइन में पैसा लगाना शायद इतनी बड़ी मूर्खता नहीं होगी, एंड परहैप्स वी शुड ऑल पुट सम मनी इनटू बिटकॉइन। अब क्या होता है, देखिए, जो लोग अरबों अरबों डॉलर का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज दुनिया में करते हैं, अगर वो लोग खुल के ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि भैया बिटकॉइन में पैसा लगाओ और अपना एक छोटा सा फंड का हिस्सा उसमें लगाएंगे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, तो 4 गुना कीमत ऐसी थोड़ी ना बढ़ गई। तो आप में से कितनों को इसका लाभ मिला, कमेंट थ्रेड में बताइएगा। क्रिटिक्स क्वेश्चन द वायबिलिटी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 10 लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो 90 लोग बिटकॉइन की बुराई भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सब हवा हवाई है और किसी दिन सारा का सारा बैठ जाएगा। उसकी संभावना है। मैं इसके ऊपर अलग से कभी कोई डेडिकेटेड सेशन का मौका होगा तो जरूर लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं एक सेशन इस पे बना दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज सरकारों को बाईपास करके बनाई गई मुद्रा व्यवस्था होती है, जिसमें सिटीजन टू सिटीजन, पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन से ट्रांसपेरेंट तरीके से, ट्रस्टलेस तरीके से काम होता है। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय द ट्रस्टलेस कॉन्सेप्ट इन अ ब्लॉकचेन? ठीक है, और आगे आगे देखिए होता है कि टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के नाम हमें जरूर बताइएगा। आपको पता है हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिलीज हुआ।
इसके पहले 4 हेल्थ सर्वेज और हो चुके हैं एनएफएचएस, और 2019-20 में आंकड़े आ गए लेटेस्ट सर्वे के। एक चीज जान लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया प्यारे दोस्तों, ये 2019-20 के रिजल्ट्स हैं, पैंडेमिक के ठीक पहले के। तो मुझे बताएं कि जो सर्वे रिजल्ट्स यहां आए हैं, अगर आज सर्वे किया जाएगा वो इससे बेहतर होंगे कि इससे बुरे होंगे? इससे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? क्योंकि 2020 में आंगनवाड़ियां बंद हो गई, क्योंकि 2020 में मिड डे मील स्कीम बंद हो गई, क्योंकि 2020 में रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ठंडे पड़ गए, क्योंकि 2020 में प्रेगनेंसीज रजिस्ट्रेशंस कम हो गए, और क्योंकि ये सब हुआ है इस वजह से स्थितियां, अगर आज हम अगला एनएफएचएस 6 कर लें, इससे और भयानक खराब होंगी। और जो करोड़ों नौकरियों का हास हुआ है, जो लोगों को न्यूट्रिशन की भयानक समस्या आई है, अभी मैं उस मुद्दे को छेड़ भी नहीं रहा हूं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के सामने, राज्य सरकारों के सामने, यूएलबीज और आरएलबीज के सामने हेल्थ और न्यूट्रिशन के इन पैरामीटर्स को ठीक करना एक गंभीर चुनौती है। मान लीजिए वो इसको ठीक नहीं करते और जैसा चल रहा है चलने देते हैं, तो क्या होगा? हमें उसके परिणाम 2030 में दिखाई देंगे, जब हमें बेहद कमजोर बच्चों की एक पूरी पीढ़ी सामने दिखाई देगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? किसी भी देश की बुनियाद में हेल्थ और न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल मैं आपको काम की बात बता दूं। देखिए, ये जो 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, वो ये बताता है महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम 2015-16 से बढ़ गई। देखिए, अगर देश का जीडीपी पॉजिटिवली ग्रो हुआ है, तो सोशल और हेल्थ इंडिकेटर्स और एजुकेशन इंडिकेटर सुधरने चाहिए, नहीं तो इकोनॉमी अलग हो गई है, सोसाइटी अलग हो गई, यही मतलब होगा ना। अनफॉर्चुनेटली भारत में ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हुआ है। ओबीज विमेन बढ़ गई हैं, मतलब मोटापा बढ़ गया है औरतों में, जो कि बीमारी की निशानी है। भाई, मोटापा हेल्थ की निशानी नहीं होता ना। और वही महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी हुआ है। 2005-6 से 15-16 तक एनीमिया में जो सुधार हुआ था, 15-16 से 19-20 में वो सारे सुधार काफूर हो गए, रफू चक्कर हो गए, धुआं धुआं हो गए, महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में। इसका मतलब यह है कि भारत में हम बाकी कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी योजना है, महिलाओं को सिलेंडर देना ताकि घरेलू प्रदूषण कम हो, बहुत अच्छी बात है। टॉयलेट्स बनवाना ताकि ओपन डेफिकेशन फ्री हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये भी तो सरकारी आंकड़े ही हैं। आपको फंडा समझ में आ गया? तो हमारा अगला सवाल नोट करें। What are the various reasons that India seems to be slipping on certain critical health indicators despite a growing economy? तो भैया, जैसे बिटकॉइन छत तोड़ के ऊपर निकल गया, वैसे ही भारत के स्टॉक मार्केट ने बोला कि अरे हम क्यों पीछे रहें, और ऐसा लगने लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के स्टॉक मार्केट्स के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, और सारे के सारे इंडाइसेस, सारे सूचकांक जबरदस्त परफॉर्म कर गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था खड्डे में चली गई और हमारे स्टॉक मार्केट आसमान में चले गए, एक पाताल में, रसातल में, और एक स्वर्ग में? उसका कारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला कारण था लोगों की 2021 और 22 से एक्सेसिव ऑप्टिमिस्टिक होप, ये पहला कारण। दूसरा, जबरदस्त तरलता आरबीआई ने भी क्रिएट की, यूएस फेडरल रिजर्व ने अरबों डॉलर क्रिएट कर दिए, रातों रात पैसे ही छाप दिया ना। लार्ज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन इंडिया अरबों डॉलर भारत में लगाए, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी है। के शेप रिकवरी, इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, मैं हमेशा बात करता हूं दोस्तों। एक बहुत खतरनाक चीज भारत में हो गई है, जानते हैं क्या? हमारी इकोनॉमी में एक के शेप की रिकवरी हो गई है। अब सर आप पूछेंगे के शेप रिकवरी क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था नीचे आई, उसके बाद कुछ कंपनियां जो बहुत अच्छा कर रही हैं ऊपर चली गई, और बाकी की कंपनियां ऐसे नीचे जा रही हैं। कहने का मतलब यह कि भारत के बाजारों में विनर्स और लूजर्स के 2 क्लियर कैंप बनते दिख रहे हैं, और हर बड़े सेगमेंट में 1 या 2 या 3 प्लेयर के हाथ में सब कुछ आ गया है। अब ये जो क्लियर कट विनर्स बन रहे हैं, इनके शेयर आसमान छू रहे हैं, और जो लूजर्स बन रहे हैं वो पाताल में जा रहे हैं। दिस इज नॉट गुड।
लेकिन इन्वेस्टर्स को, इससे क्या मतलब, इन्वेस्टर्स को तो अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट आर द लिंक्स बिटवीन अ के शेप रिकवरी एंड द मार्केट सेंटिमेंट रिबाउंडिंग इन इंडिया। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसने कोशिश तो पूरी की कि भारत के बाजारों को तहस नहस कर दे, लेकिन कर नहीं पाया। और फिर रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स ने भी अपना कमाल तो दिखाया ही है। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स। ये सवाल आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा बेटा, तैयारी रखिएगा। आगे चलते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का हाल ही में उद्घाटन हुआ। अब ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पूरी कहानी होती है दोस्तों, ये कहानी क्या होती है, इसको हम आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देते हैं। ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट यानी माल, सामान। तो ये एक कॉरिडोर है, यानी कि गलियारा। फ्रेट को उठा के ले जाना, माल की ढुलाई करना, बेसिकली मालगाड़ियों से। भारत में 2 डीएफसीज बनाए गए हैं। अब ये 2 डीएफसीज कौन से हैं भैया? पहला डीएफसी है ईस्टर्न डीएफसी, दूसरा डीएफसी है वेस्टर्न डीएफसी। तो ये है पूर्वी डीएफसी, जो पंजाब के साहनेवाल से शुरू होकर मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल के डांकुनी तक जाता है। और यह है पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर यहां जाता है जेएनपीटी तक। ये सारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, बड़े क्रांतिकारी विचार 2006 में सरकार लाई थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज 70% जो हमारी स्पेसिफिक मालगाड़ियां चलती हैं वो इन दोनों डीएफसीज पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो जो रेगुलर इंडियन रेलवे का नेटवर्क है वो फ्री हो जाएगा। वो किस चीज के लिए फ्री हो जाएगा? पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट के लिए। प्रोजेक्ट्स बहुत भारी हैं, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इसीलिए सारे नए ट्रैक्स डल रहे हैं, रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, और इसलिए सभी जगह न्यू खुर्जा, न्यू दाऊद खान, न्यू हाथरस, न्यू टुंडला, न्यू माखनपुर, न्यू भाड़न, न्यू एक दिल, न्यू 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 न्यू, क्योंकि ये सब नया बन रहा है। और ये होने से हमारा जितना फ्रेट का स्पीड है वो 25 से बढ़ के 60 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि उसे टुकड़ों टुकड़ों में पूरा किया जाएगा। मेरा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द 5 क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश ने एक बिल्कुल ही यूनिक एक्सपेरिमेंट कर डाला है। लाखों लाखों प्रताड़ित रोहिंग्याओं को कोरोना वायरस क्राइसिस में शरण देने वाले बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को भाषण 4 नाम की एक हाल ही में बनी आइलैंड पे ट्रांसफर करना शुरू किया है। ये पिछले कुछ सालों में आइलैंड बनी जमीन से, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से, और बांग्लादेश की सरकार ने $350 मिलियन खर्च करके ये भाषण 4 आइलैंड के ऊपर पूरे पूरे घर बना दिए, जिस पर उन्होंने रोहिंग्याओं को, जिनके वर्तमान के रेफ्यूजी कैंप्स की हालत दयनीय थी, ये ऑप्शन दिया कि आप चाहें तो शिफ्ट हो जाएं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं दिया, जबरदस्ती नेवी घसीट घसीट के ले जा रही है और उन सबको जबरदस्ती यहां पर एक तरह से जेल में डाला जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये आने वाले 5-6 सालों में पता चलेगी, बट दिस सीम्स टू बी the first and the only experiment of its kind where refugees are being moved to an artificial island at the risk of flooding। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस पूरे क्षेत्र में सी लेवल राइज एक सच्चाई है, और सी लेवल राइज तो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। मालूम है ना एसएलआर का कॉन्सेप्ट? प्यारे दोस्तों, एसएलआर सिर्फ उस कैमरे में नहीं होता है, एसएलआर इसमें भी होता है। और अभी तो फिलहाल जो मानसूनी बाढ़ें आती हैं वो तो है ही। तो हमारा अगला सवाल नोट कीजिएगा, Why exactly has Bangladesh decided to move the Rohingyas to the artificial island? आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, सेशन को समाप्त करने का समय आ गया है। ये हैं भारत के सारे कोविड आंकड़े। मुझे आपको ये डेटा देते हुए बहुत खुशी हो रही है। ऑफिशियली भारत का शेयर ग्लोबल केसेस और डेथ में लगातार कम होता जा रहा है। आप देखते चलेंगे पूरी तरह से कम होता दिख रहा है। उसके अलावा भारत में फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, दिवाली के बाद जो बहुत बड़ा एक उछाल आने की बात हो रही थी कोरोना के केसेस में, वो नहीं आया है। जबकि दुनिया में 5 सबसे ज्यादा केसेस वाले यूएस, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन आदि सेकेंड वेव, थर्ड वेव सब जगह आ चुकी है, भारत में भैया नहीं आई। अच्छा, मजे की बात यह है कि भारत के गांवों में 70-80% लोगों ने कभी मास्क ही नहीं लगाया। तो आपको क्या लगता है भारत में ऐसा क्यों हुआ है? मेरा अगला सवाल, व्हाई हैज द सेकंड और द थर्ड वेव नॉट अराइव्ड इन इंडिया? आप बताइएगा, आपके अनुभव से बताइएगा। और
भारत सरकार का ऑफिशियल दावा है कि हमारा केस फेटिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम हो गया, मतलब काफी कम है 1.4%। हालांकि साउथ एशिया में काफी ज्यादा है। अब इसी डेटा को देखने का मैं आपको एक बिल्कुल उल्टा तरीका दिखाता हूं। इसको बहुत ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा। जब आप बोलते हैं प्रति 10 लाख कितनी मौतें, उसमें आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं उसको रिवर्स कर देता हूं तो डेटा, आई मीन लाइज, डैम लाइज एंड स्टेटिस्टिक्स सुनाई है आपने, डेथ्स पर पॉपुलेशन, तो कहानी एकदम बदल जाती है। अमेरिका में 1 डेथ हैज हैपेंड ऑन एवरी 1000। इन इंडिया सो फार 1 डेथ हैज हैपेंड ऑन एवरी 9365। अब उस हिसाब से आप देखेंगे तो ताइवान में 1 डेथ हैज हैपेंड ऑन एवरी 34 लाख। तो जब आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपको कहानी एकदम से उल्टी दिखती है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही यही होता है कि आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो इस स्लाइड का इंटरप्रिटेशन कमेंट थ्रेड में जरा मुझे समझा दो। प्यारे दोस्तों, मनरेगा इस साल बहुत सफल रहा और यही तो चिंता की बात है। मनरेगा में जितनी डिमांड बढ़ेगी, मतलब रूरल स्ट्रेस उतना ज्यादा है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने मनरेगा की फंडिंग बढ़ाई, मनरेगा को ज्यादा पैसे दिए और उसको जिंदा रखा। और इसने रूरल इंडिया में जो लोग बिल्कुल ही हाशिए पे पड़े थे, या तो वो माइग्रेंट वर्कर्स हो जो लौट के गए, या जो जेन्युइनली वहां के पुअर हैं, उनको कुछ हद तक सपोर्ट किया रिकॉर्ड मैंडेट्स क्रिएट करके। तो ये एक ऐसी स्कीम थी जिसकी सब बुराई करते थे। लेकिन आप देखिए, भारत के गरीब लोगों में जन जन तक जाने वाली तो मनरेगा एकमात्र स्कीम रही। इसीलिए तो भारत सरकार ने भी उस पर हजारों करोड़ों की एक्स्ट्रा फंडिंग की। तो आप मनरेगा के बारे में क्या सोचते हैं और इसको और क्वालिटेटिवली कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये आप हमें कमेंट थ्रेड में जरूर जरूर बताइएगा। मैं आज ये कहानी आपको दिखा रहा हूं जो मैं कल के सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं। जैक मा की कहानी का किस प्रकार से धीरे धीरे चीन में अंत होता दिख रहा है। कल के सेशन में हम आपको जैक मा की पूरी कहानी बताएंगे और यह एक ऐसी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स की कहानी है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। आज के हमारे दोनों एडिटोरियल्स तैयार हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके इनको पढ़िएगा। नेपाल में एक अकेले व्यक्ति के एम्बिशन ने कैसे पूरी राजनीति को ही ध्वस्त कर दिया, और फार्मर्स के प्रोटेस्ट में उनके मन में छुपा एक ये डर कि भारतीय कंपनियां बाजार पे कब्जा करेंगी। सरकार बोल रही है ऐसा नहीं होगा, किसान बोल रहे ऐसा होगा। उसके अलावा एक दूसरा डर यह है कि ग्लोबल मल्टीनेशनल एग्रीकल्चरल कंपनीज विल आल्सो बी इन द फ्रे। ये एक बहुत खूबसूरत एडिटोरियल है हिंदू का, इसको आप जरूर पढ़िएगा। कैसा लगा आपको हमारे सीजन 4 वर्ष 2021 का पहला सेशन? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा। आपका प्यार और सहयोग बना रहे। सेशन को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें, टेस्टिमोनियल लिखें। और कल हम जैक मा की कहानी से कल की कहानी शुरू करेंगे। आने वाले समय में हम बहुत कुछ करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।